खुदाए बाबरकत के नाम से आगाज़ के जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद आले मोहम्मद, आपकी आल और आपके असहाब पर। नाज़रीन कराम, जिस मुआशरे में हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस मुआशरे में यकीनन कहीं ना कहीं ऊंच नीच ज़रूर पाई जाती है। ख़ासकर अगर मर्दों की बात की जाए तो मर्द अपनी ज़िंदगी बड़े आसान और बड़े सुकून से जीता है। कोई भी मामलात हो, क़ानूनी मसले मसाइल हो या पुलिस और कचहरी के मामलात हो, मर्द अमूमन आम तौर पर किसी चीज़ को फेस करने से कभी नहीं घबराता। लेकिन अगर ख़वातीन की बात की जाए, क्योंकि ख़वातीन इस मुआशरे का एक अहम जुज़ समझी जाती हैं, अगर उनकी बात की जाए तो ख़वातीन जो कानूनी मसले मसाइल होते हैं, आइनी दौड़ पेश होते हैं, इन तमाम तर चीज़ों से हम ये देखते हैं कि वो बहुत दूर नज़र आती हैं। ये मुख्तलिफ मिथ्स बन चुकी हैं, उनके जहनों में गलत चीज़ें बसाई जा चुकी हैं कि ख़वातीन चार दीवारी में रहे, अपने हक़ के लिए खामोश रहती हैं। इन्हीं तमाम तर मामलात पर, इन्हीं तमाम तर हालात पर बात करेंगे। मेरे साथ दो लॉयर्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि एक मीडिया पर्सन हो या जो मुख्तलिफ शोबा-ए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी ज़िंदगी तो हमने देखी है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुज़र बसर करते हैं, इनकी क्या रूटीन होती है, ये किस तरह से करते, क्योंकि अगर कोई केस आ जाए तो पूरे केसेस को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद माजी में जो इस तरह के केसेस आए उन्हें भी रीड करना पड़ता है। तो इनके जानिब चलेंगे, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया, यहाँ बुलाया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि फ़ीमेल लॉयर्स होती हैं, कितनी मुश्किल उनकी ज़िंदगी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह आगाज़ होता है, बच्चों से आगाज़ होता है, हस्बैंड से आगाज़ होता है, फिर कोर्ट भी देखना है, केसेस भी स्टडी करना, और अगर केसेस मौजूद नहीं भी हैं तो इसके अलावा भी आपकी जो मश्क है वो जारी रहती है। तो बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है, या अब ये आदत बन चुकी है, या मज़ा आता है, या यार क्या है यार, कहाँ फंस गए? नहीं, आदत तो नहीं बन चुकी, ये है कि रूटीन लाइफ है हमारी और ये सब हमें मेंटेन करना पड़ता है। सुबह हम अपने घर से अपने घर को भी टाइम देते हैं, अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, अपने घर को भी मेंटेन करते हैं। फिर ये है कि हमें अपने कोर्ट में अपने केसेस में टाइम पर पहुंचना होता है। हमारे क्लाइंट वहाँ हमारा वेट कर रहे होते हैं, लाजमी वहाँ पहुँचना है हमें अपने वक्त पर, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ हमारा क्लाइंट हमारा वेट कर रहा है और हमें उसके साथ लाजमी खड़े होना है। अकेला वो नहीं खड़ा हो सकता, वो घबराता है, कोर्ट में अकेले खड़े होकर घबराता है, हमें लाजमी उसके साथ खड़ा होना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारी पंक्चुअलिटी हो जाती है कि हम अपने टाइम पर ही कोर्ट में अपने केस को प्रोसीड करने के लिए लाजमी पहुंच जाते हैं। क्लाइंट्स की आपने बात की, तो मुझे बताइएगा, क्लाइंट्स को लेट कराने में लॉयर्स को मज़ा आता है, सुकून मिलता है, या क्या होता है? नहीं। अमूमी तौर पर शिकायत ये मौसूल होती है कि जी हम तो वक्त पर पहुंच गए थे, लॉयर्स नहीं आए, हमारा वकील नहीं आया, और वकील आ गया तो जी यार आज समाअत ही नहीं हुई। उसकी वजह ये होती है कि किसी वकील के पास कोई एक मैटर नहीं होता, ठीक है। अगर हमारा किसी बड़ी दूसरी कोर्ट में पिटीशन लगी है, अपील लगी, कुछ है, वो फिक्स टाइम में है, तो पहले हमें वो देखना पड़ता है। उस सूरत में हम अपने क्लाइंट से कह देते हैं आप जाएं, आप पहुंचे वहाँ पे और बताइए हमारे वकील साहब दूसरे केस में बिजी है। हम जैसे ही उस केस से फ्री होते हैं अपने उस क्लाइंट के पास फ़ौरन पहुंचते हैं। तो ये तो कॉमन चीज़ है, हमारे पास दिन में कई केसेस होते हैं जिनको सबको हमें वन बाय वन देखना पड़ता है। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि एक स्टूडेंट जिसने एडमिशन अभी लिया है LLB में, उसके बाद का जो प्रोसेस है एक लॉयर बनने तक का, कितने मराहिल से उसे गुजरना पड़ता है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या जिस तरह BBA को देखते हैं, मीडिया साइंसेस को देखते हैं, दीगर चीज़ों को देखते हैं, क्या LLB और इससे मुंसलिक जितनी भी चीज़ें वो इतनी ही आसान होती हैं जितनी की दूसरी चीज़ें होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो एजुकेशनल लाइफ होती है LLB की, जब हम उसको कर रहे होते हैं वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। और जैसे हमने LLB किया और LLB पढ़ते रहे, वो एक अलग एक्सरसाइज थी। और जब हम LLB करके फारिग हुआ, हमने प्रैक्टिस जो है ज्वाइन की, तो हमें लगा कि हम एक नई दुनिया में आ गए। वो बिल्कुल एक नया माहौल था, नया एनवायरनमेंट था,
नए मसले मसाइल थे। एक समझे जैसे एक डॉक्टर होता है और वो अपनी जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसकी प्रैक्टिस और उसकी जो हाउस जॉब होती है साथ साथ होती है। लेकिन वकील के मामला थोड़े से अब तो बहुत ज़्यादा मामला बेहतरी की तरफ आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ जो है कथन भी है कि जब तक आप LLB नहीं करेंगे उसके बाद आप इंटीमेशन पे जाएंगे, इंटीमेशन के बाद किसी को ज्वाइन करेंगे सीनियर को। लेकिन ये कि जब आप एजुकेशन ले रहे होते हैं वो आपकी एक अलग लाइफ है। बिल्कुल जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सतह पे आते हैं, सबसे पहले या हाई कोर्ट की सतह पे आते हैं, तो माहौल बिल्कुल चेंज मिलता है। मश्क का बताइएगा, जो आप प्रैक्टिस करते हैं, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि ये जुमला है क्या, ये लफ्ज है क्या। आया अंडर ग्रेजुएट ही मश्क करता है या एक सीनियर लॉयर भी मश्क करता है? इसका मतलब एग्जैक्टली है क्या? ये होता है कि आप जब LLB की डिग्री आपको मिल जाती है, सही, उसके बाद आप ज्वाइन इंटीमेशन पे जाता है वकील। इंटीमेशन के बाद आप किसी वकील को ज्वाइन करते हैं, आप उसके बाद आपको लाइसेंस जो है वो एक जो एक्यूरेट टाइम होता है उसमें मिलता है। ठीक है, पहले आप सूबे की बार में इनरोल होते हैं, उसके बाद जो है सिटी की बार में जो है इनरोल होते हैं। आपका जो बेसिक सवाल था मुझसे ये था कि एक प्रैक्टिकल लाइफ और एजुकेशन लाइफ में क्या फर्क है? उसमें बिल्कुल दो अलग चीजें होती है। जब आप मैदान में आते हैं ना, अमली मैदान में आते हैं, तो आपको पता चलता है कि हमने जो तालीम हासिल की है ना, वो हमारी एजुकेशनल लाइफ जो है बिल्कुल मुख्तलिफ थी और प्रैक्टिकल लाइफ जो बिल्कुल मुख्तलिफ। ये सब ये चीज जो आपने बयान की है ये हर जगह है। इवन जब मैं मीडिया साइंसेस पढ़ रहा था, मुझे पढ़ाया कुछ जा रहा था, मुझे बताया कुछ जा रहा था, लेकिन जब मैं फील्ड में उतरा हूँ तो अल्लाह गवाह है कि मैंने एक चीज भी वो नहीं देखी जो मुझे पढ़ाई गई। वो एक अलग बात है। देखिए कि जो हम पढ़ते हैं उसमें जो सेक्शंस होते हैं, जो कानून होता है, वो अपनी जगह रहता है, वो तो अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो मसले मसाइल होते हैं लिटिगेंट्स के, वो बिल्कुल अलग होते हैं। जो थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, हम जब आते हैं प्रैक्टिस में, तो लोगों के अपेयर होना, हमारा जजेस के सामने मैटर चलाना, लिटिगेंट से बात करना, उनके मसले मसाइल सुनना, वो एक अलग चीज है। हम ये कह रहे हैं कानून की किताबों में जो कानून लिखा हुआ है ना, वो तो अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल दुरुस्त लाइफ में भी काम आता है, और उसी के मुताबिक हम तमाम केसेस चलाते हैं। फैमिली लॉज हो, रेंट हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, हम उन्हीं सेक्शन के मुताबिक चलाते तो हैं। लेकिन बहुत दो मुख्तलिफ अलग चीजें होती है, एक प्रैक्टिकल लाइफ एक वकील की, और जब आप तालीम हासिल कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग चीज होती है। जब हम असल में प्रैक्टिस में आते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये बहुत ही मुश्किल है। तो जब हम शुरू में आए ना, तो हमें ऐसा लगा कि हम एक नई दुनिया में आ गए। जो हम पढ़ के आए थे वो हम एक ऐसी मशक कर रहे थे, ऐसी एक्सरसाइज कर रहे थे जो सिर्फ हमें एग्जाम के लिए, बेशक वो सेक्शंस और वो लॉज अपनी जगह है, लेकिन जब आप मैदान अमल में आते हैं ना वकालत की, तो आपको बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन्वायरमेंट, लोगों को समझना, जजेस का मिजाज समझना, पंक्चुअल होना, टाइम पे आना, फिर आपको लिटिगेंट्स से मसले सुनना, उसके बाद जब आप परसों करते जज के सामने, जज का मिजाज समझना, सारी चीज़ें कभी कभी आप अपने इस प्रोफेशन में बहुत मायूस होती है, और कभी ऐसा लगता है कि यार आप चल ही नहीं सकती इस प्रोफेशन में, ये इतना हमारे लिए। कभी ये ख्याल आया किसी केस को स्टडी करते हुए कि यार कहाँ फंस गए हम, छोड़ो यार इसको? ऐसा होता है, आप जब अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे होते हैं ना, तो आप एक अफसानी जिंदगी में जी रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। लेकिन खासकर हम अपनी फील्ड की बात करते हैं कि ये जो एडवोकेसी, जब आप इसमें आते हैं ना, तो आपकी अफसानी जिंदगी जो होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, आप एक प्रैक्टिकल इंसान बन जाते हैं। जब आपसे लिटिगेंट आके अपने मसले मसाइल कहते हैं, सुनते हैं, खासतौर पर देखिए जो फैमिली केसेस होते हैं, क्रिमिनल भी होते हैं, बास फैमिली केसेस क्रिमिनल की तरफ चले जाते हैं, उसमें जब आप लिटिगेंट्स के मसले मसाइल सुनते हैं, खवातीन के मसले मसाइल सुनते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि रियलिटी है क्या, असल में है क्या, लोग किस तरह नजर आते हैं और होते किस तरह से हैं, नजर किस तरह से आते हैं। हम अपने प्रोफेशन में एक वक्त ये आता है कि हमें फेस रीडिंग हो जाती है, हमें पता चलता है ये आदमी जो हमारे सामने है ये किस तरीके का आदमी है, बिल्कुल। और आप इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं, उसके बाद इतने सोबर हो जाते हैं इस प्रोफेशन में कि आपकी जो एक जो वैसी जिंदगी होती है स्टूडेंट लाइफ, बिल्कुल सीरियस हो जाती है। तो हमें इतने तजुर्बात का सामना हो जाता है कि वक्त के साथ साथ केसेस लेते हुए और लोगों से मिलते हुए कि हमें पता चलता है कि हम जिस प्रोफेशन से होते हैं वो सीरियस प्रोफेशन है, ठीक है ना। और फिर उसके जो असरात होते हैं वो हमारी अपनी लाइफ में भी। अच्छा, वकालत तो वाकई बहुत संजीदा मामला है, क्योंकि अगर
हल्का सा हमने केस को गलत स्टडी किया, कोई पॉइंट्स इधर से इधर हुए तो केस पलट सकता है। जी इंसाफ होने वाले के साथ नाइंसाफी हो सकती है। और इसमें एक चीज और ये कही जाती है कि वकालत जो है इसमें दुश्मनियां बहुत होती हैं, वाकई ऐसा है? और जब आप लोग आए थे क्या मालूम था कि ये सब चीजें होती हैं, और आए क्यों थे ये बताएं मुझे पहले। आए हम यूं थे कि हमें बड़ा शौक था वकालत का बड़ा शौक था कि हम कुछ ऐसा ऐसा पढ़ें और ऐसे अपनी फील्ड में खड़े हों कि बीइंग अ लेडी, क्योंकि अब अगर आम कॉमन लाइफ देखें हमारे यहाँ लेडी बहुत ज्यादा कमजोर है, अपने राइट्स नहीं पता है। मोस्टली जो लड़कियां, मैं आपको इस हवाले से बताऊंगी, शादियां होकर अपने घरों में जाती हैं, उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता होता, अपने राइट्स वो दबती चली जाती हैं घरेलू मसाइल में। अब हम जब इस फील्ड में खड़े हैं तो हमें ये डोमेस्टिक मसाइल जो है वो बहुत मामूली नजर आते हैं, और हमारे घरेलू जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीजों को बिल्कुल अहमियत नहीं देते, क्योंकि यही चीजें हम रोजाना कोर्ट में फेस कर रहे हैं। छोटे छोटे घर के मामलात में झगड़े हो जाते हैं जिनमें लड़कियों की जिंदगी हो जाती है, खराब हो जाती है, डाइवोर्स तक मसाइल आ जाते हैं, खुला फाइल करनी पड़ती है, बच्चों के मसाइल आ जाते हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे टिपिकल मसाइल होते हैं, डोमेस्टिक मसाइल होते हैं, और कुछ भी नहीं है। अगर इनको नजरअंदाज किया जाए या लड़कियों को अपने अपने हुकूक का पता हो तो वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह फेस कर सकती है और अपने पैरों पे बहुत मजबूत हो सकती हैं। अब आप ये देख लें कि हमारे अगर लड़कियां घरेलू मसाइल का शिकार हो जाएं और बच्चे भी हों उनके, तो उनकी बैक से उनको सपोर्ट, अगर बहका उनका मजबूत है, पेरेंट्स मजबूत है, भाई मजबूत है, तो वो तो उसको सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन आजकल के टाइम में अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। बेटी को भी रख लें, उनके बच्चों को भी, कौन मुझे बताइए, कोई नहीं रख पाता। लेकिन इंटरप्ट करूंगा मैं आपको, मुझे ये सबसे पहले तो ये बताएं कि जब हम जदीद दौर में जी रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीजें आसान होती जा रही हैं, इस दौर में फीमेल्स के कौन से केसेस है जो ज्यादा सामने आ रहे हैं? खुला के क्या वजह समझती हैं? यही वजह है, घरेलू मसाइल। एक लेडी है। हाँ, तो मैं आपको यही तो बता रही हूँ, ये घरेलू मसाइल। नहीं लड़कियां रह पाती हैं, मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशराइज होती हैं। मैं आपसे बताऊं कि खुला का रेशो इसलिए भी बढ़ा है कि तवक्कात ज़्यादा है लड़कियों की दोनों तरफ से, और जिम्मेदारियां उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। जब बाज देखिए, और खासकर ये उन शादियों में ज़्यादा हो रहा है जो लव मैरिजेस हैं, उसमें जो शादी से पहले जो मामला होते हैं वो सारे सब्ज़ात होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारी लव मैरिज में ऐसा होता है, अरेंज मैरिज हो जाती है, इज्जत से शादी भी हो जाती है, लेकिन जब आप तवक्का ज़्यादा कर लेंगे और समझेंगे कम तो मामला बिगड़ेंगे। जब एक प्रैक्टिकल लाइफ में हस्बैंड वाइफ आते हैं और उसके बाद जिम्मेदारियाँ होती हैं, देखिए पाकिस्तान की माशरा जो है ना, उसमें आपकी शादी एक फैमिली की फैमिली से होती है, दुरुस्त है ना, तो ये माइंडसेट है हमारा, माइंडसेट हो गया हमारा। और मैं एक बात बताऊँ, देखिए बहुत खूबसूरत सिस्टम है ये, मैं ये नहीं कह रही मैं इसको कहूँ कि सिस्टम अच्छा नहीं है। देखिए पूरा एक मर्द के साथ भी एक फैमिली होती है और खातून के साथ भी एक फैमिली होती है, दोनों के एग्जिस्ट कर रही होती है ना। लेकिन हमारे वहाँ ये होता है कि इसमें मेन करेक्टर जो होता है ना वो मर्द का होता है, कि जब वो डिसबैलेंस होता है ना बीवी को और फैमिली को, जब वो डिसबैलेंस हो जाता है ना, मेंटेन नहीं कर पाता, उसका झुकाव जब हो जाता है ना, तो उसकी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, फैमिली भी डिस्टर्ब होती है और उसकी वाइफ भी डिस्टर्ब होती है। तो मैं समझती हूँ हमने जो केसेस देखे ना उसमें बेसिक रोल मर्द का होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सारा मैं मर्द एग्जाम नहीं ठहरा रही, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर वो ये कह देना कि फैमिली को आपका ये स्टेटस है, आपका ये मकाम है, बीवी का ये मकाम है, बीवी को भी समझाते हैं कि मेरी फैमिली। देखिए इस्लाम में इतनी कोई सख्त पाबंदी नहीं है, आसानियां हैं, और बीवी के लिए भी बहुत आसानियां है, वो उसको अल्लाह ताला ने बड़े राइट दिए। लेकिन चूंकि देखिए आपकी फैमिली है, बहन भाई माँ बाप है, वो भी आपकी जिम्मेदारी, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप लव मैरिज भी करते हैं, शादी करते हैं, तो आपको पहले से ही पता होता है कि भाई इस आदमी की ये फैमिली है और मुझे ये सब करना है। शुरू में 1 साल 1.5 साल परेशानियां होती हैं, जब तक आप समझना, 2 चीजें होती हैं इंसान की लाइफ में, या तो आप ढल जाते हैं या ढाल लेते हैं। ना तो कोई किसी को एकदम से ढाल सकता है, ना खुद एकदम ढल सकता है। जब तक दोनों तरफ से आप जो है फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो मामला बिगड़ेंगे। जब अगर आप तवक्का ज्यादा कर रहे हैं और प्रैक्टिकल आप दे नहीं रहे तो मामला तो बिगड़ते हैं। और फिर क्या होता है कि 1 साल में 1.5 साल में आप यकीन करें, जब साल शुरू होता है तो केसेस का जो नंबर होता है ना वो इतना हाई होता है कि हम कहते हैं कि अभी तो सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है और ये 1400 1500 1600 मीटर खुला की फाइल हो गई। और उसमें जब पार्टीज आती हैं, आप यकीन करें कि वो जब प्रीट्रायल का स्टेज आता है तो आपस में हम लोग नहीं, उसमें जजेस होते हैं, दोनों ये भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वो आपस में इस तरीके से ऐसी शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें हैरत होती है। फैमिलीज का तो काम ही नहीं होता
कि वो अपने मौजूद पे तो लड़ ही नहीं रहे होते, वो लड़े होते फैमिली की तरफ से लड़े होते। तवक्कात क्या होती हैं? मतलब आपने तो केस स्टडी किया है, आपके पास लोग आते हैं, यकीनन आप पहले बातचीत करते होंगे, कोशिश ये होती होगी कि मामला यहीं सॉर्ट आउट हो जाए, बिल्कुल घर बच जाए। तवक्कात क्या रखती हैं? फर्स्ट हमारी ये प्रायोरिटी होती है कि अगर कोई खुला के लिए आया है, हम फीस भी नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते, हम कोशिश करते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए, घर बचना चाहिए, घर बचना चाहिए, घर नहीं खराब हो, जिस हद तक होता है हम कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनकी तवक्कुआत मतलब हमें ये सेपरेट अकोमोडेशन दे या हमें हमारे रूटीन लाइफ में जो है हमें कोई टीज ना किया जाए, आदमी सारा दिन नहीं है, घर वालों की तरफ से कुछ प्रेशराइज है, कुछ है तो वो लड़कियां नहीं रह पाती हैं, तो इस तरह की जो बातें होती है छोटी छोटी, कोई इतनी खास बातें नहीं होती है, अगर वो फैमिली चाहे तो उनको मेंटेन किया जा सकता है, कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर आपके आगे बच्चे हैं तो मैं समझती हूँ उसमें दोनों को ही, किसी एक को नहीं, दोनों को ही उसको लेके चलना है, तो दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, फैमिली को ना लाए आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे की जरूरियात और तवक्कातें पूरा उतरे, कुछ वो उसकी माने कुछ वो उसकी माने, तो ये मैटर यहाँ ना आए। बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है जो हम कोर्टों में देख रहे होते हैं और कुछ नहीं होता। इसके अलावा जो पेरेंट्स होते हैं उनसे भी जाहिर सी बात है आपकी बात कहीं ना कहीं होती होगी। बिल्कुल, वो क्या बात बताते, क्योंकि अगर मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम बात करूं तो इस्लाम लड़की को ये पाबंद नहीं करता कि वो उसकी फैमिली, बिल्कुल उसके भाई बहन भाभीियों के भी काम करे। हाँ, अगर वो चाहती है तो खुशी से तो कर सकती है। मैं आपको बताऊं, बदकिस्मती से हमारी जो फैमिलीज होती हैं उनको इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर कोई लड़की शादी होकर आई तो उसकी जिम्मेदारी की वो पूरे घर का खाना पकाएगी, हाँ पूरे घर का खाना पकाएगी, पूरे घर वालों के कपड़े धोएगी, बर्तन किचन पूरा उसके हवाले है, अपना कोई है तो वो बैठा हुआ है, तो ये गलत है। अगर आप किसी की बेटी ब्याह कर ला रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा स्पेस दें, उसको उसमें सेट होने का टाइम दें। यही से जो चीजें बिगड़ना शुरू होती हैं तो फिर वो आखिर खुला का मैटर, वो रो धो के फिर घर चली जाती है, घर वाले तंग हो जाते हैं कि नहीं आप रह पा रही हो, मारपीट है या लड़ाई झगड़ा रोज रोज का, फिर वो खुला का मैटर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मुआशरे को कितना नुकसान है इन तमाम तर चीजों से? बहुत ज्यादा नुकसान है। एक फैमिली टूट रही है, अगर उनके बच्चे भी हैं तो आप बताइए कि आदमी भी शादी कर लेगा, बेटी को भी कोई बिठा के नहीं रखेगा। कि एक बच्चे को बाप ही चाहिए, और बिल्कुल दुरुस्त। ऐसा अगर होता कि बाप ही चाहिए होता तो फिर अल्लाह कोई ऐसा सिस्टम करता कि बाप ही होता या फिर माँ ही होती, ऐसा सिस्टम नहीं है ना। बच्चे को बाप ही चाहिए और माँ भी। हम जिस तरह से फैमिली मैटर्स में जाते हैं, यकीन करिए मैं हैरत करती हूँ कि बच्चे जहाँ रहते हैं बाप से अलाइन होते हैं, कभी माँ से अलाइन होते हैं, दोनों तरफ से। लेकिन उस वक्त इतना ऐसा माहौल होता है कि उन बच्चों पे तरस आ रहा होता है। देखिए फैमिली टूट गई ना, वो बच्चे जो है एक टूटी हुई फैमिली के बच्चे कैसे होते हैं, वो कभी नॉर्मल ब्रोकन चाइल्ड हो जाते हैं, ब्रोकन चाइल्ड। फिर माँ इतनी हसरतें उनके दिलों में बस जाती हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। वो स्कूल बोलेंगे, स्कूल जा रहे हैं। अब जब आप बच्चे स्कूल में जाके अपने दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, लेकिन जो टूटी हुई ब्रोकन फैमिलीज होती है वो बच्चे फिर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, ठीक है ना। और फिर वो एक मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता, फिर वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं रहता, चाइल्ड नहीं बन सकता। और इसी वजह से आप यकीन करिए कि जब हमारे पास ये केसेस आते हैं ना जिसमें इश्यूज होते हैं, बच्चे होते हैं, हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि उनका पैचअप हो जाए और पार्टीज को समझाते भी हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि फैमिली बैकग्राउंड, कभी कभी फैमिली से ऐसा प्रेशर होता है लड़की की तरफ से कि लड़की की तरफ से पीछे से अब कोई भी हो सकता है जो उसको बजाय समझाने के मजीद बिगाड़ता है, मिसगाइड करना। अगर मर्द मार रहा है, ज्यादती कर रहा है, उसके बच्चे हैं, मेंटेनेंस पूरा नहीं कर रहा है और उनको जो उसकी जिम्मेदारियां पूरा नहीं कर रहा है, बावजूद इसके कि वो कर सकता है, तब तो वो जायज है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसकी आमदनी इतनी है तब तो और कोई कॉम्प्रोमाइज। लेकिन मैम अगर ये तमाम तर बुराइयां हैं तो कोशिश पहले यही नहीं होनी चाहिए कि अफहाम और तफहीम के साथ बिल्कुल हमारी सॉर्ट आउट, यही कोशिश होती है हमारी, यही कोशिश होती है। अच्छी बात है, जितनी भी मुगला हज़रात हैं जब इस तरह के मैटर आते हैं जिसमें इश्यूज होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम कोशिश ही करते हैं दोनों पार्टीज को, और कामयाब भी होती है कि हम उन्हें बताते हैं कि आप जो है इसको सेटल कर लें। लेकिन बात ये कि कभी भी ऐसा होता है कि मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। चले मैम, ये तो आपने लव मैरिजेस की बात की और ये इनिशियल स्टेज की बात की आपने। मैं जाती तौर पर कुछ ऐसे केसेस जानता हूँ जिसमें बच्चे जवान हो गए, उसमें भी खुला हो जाती है, तलाक हो जाती है। ये भी है अब ज्यादा। ये क्या पेरेंट्स में मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या वजह है इसकी? पेरेंट्स में मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं आपको बताऊं, मैंने देखा एक केस था कि उसमें बड़े बच्चे
और उसमें वालिदैन में खुला हो गई। मैं अपना एक लाइफ जो है एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो बहन भाई एक तरफ खड़े थे, कुछ माँ के साथ और कुछ बाप के साथ। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो आपस में इस तरह से लड़े थे। बाद में पता चला कि वो बचपन से, देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो माँ से अटैच होते हैं, कुछ बाप से। अच्छा, मीनवाइल अगर चलते 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 ऐसा होता है कि बच्चे बड़े हो गए और तलाक तलाक तक पहुंच तलाक हो गई उम्र में, देखी ये भी देखते थे बच्चे। तो कुछ बच्चों के अटैचमेंट बाप से होती है ना, वो बाप की तरफ चले जाते हैं, कुछ माँ की तरफ, वो माँ की तरफ चले जाते हैं। फिर वो बहन भाइयों में भी नफरत पैदा हो जाती है। और जाहिर है वो माँ में अगर इतनी सलाहियतें होती कि कंप्रोमाइज कर लेते सिर्फ इसलिए कि बच्चे ही अपने इख्तिलाफात अपने तक ही रखते, तो मामला अलग है। लेकिन ये अब मैंने देखा कि अब ये बहुत ज्यादा होने लगा है कि बच्चे बड़े हो जाए उसके बाद भी तलाक़ें हो रही। पहले तो ये जब बच्चे बड़े हो गए ना, अलमिया नहीं है मैम ये हमारे लिए, ये अलमिया है। हम ये किस तरफ जा रहे हैं? बहुत बड़ा अलमिया है। जब आपका माशरा ऐसा टूटा फूटा होगा ना, जब आपके बच्चे इस तरह के माहौल से निकल गएंगे, वो कौन सा अच्छा शहरी आते हैं उसे, कौन सा अच्छा कोई सेहतमंद माशरा नहीं दे सकते हम। फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है, वो भी ये चीज करेगा, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज करेगा, या तो बहुत अच्छा करेगा या फिर वो उससे भी ज्यादा। लेकिन 90% चांसेस है कि वो वही करेगा जो उसने देखा सीख कर आया है, जो सीख कर आया है माइंड सेट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने वही बात कही ना कि अगर माँ के पास से बच्चे ये बाप के पास, या तो वो इतना मजबूत अच्छी परवरिश कर रहा है बच्चे की कि उसको माँ के पास होते हुए बाप की जरूरत नहीं है, या बाप के पास होते हुए माँ की जरूरत नहीं है, तब तो बहुत अच्छी बात है कि वो उसकी कमी भी पूरी कर रहा है। बच्चे में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है किसी भी कमी कि मैं माँ को मिस करता हूँ, ये बाप को। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं। अच्छा, ये जो केसेस आते हैं मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जुल्म और ज्यादती हमसे ज्यादा आप लोग देखते हैं। हम अगर 2-3 देखते हैं तो आप दिन में 100 की तादाद में केसेस देखते होंगे, इस तरह के आपके पास आते होंगे। मुझे ये बताएं कि रेशो किस तरफ ज्यादा है? एक मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादा है, अपर क्लास फैमिली में ज्यादा है, या जो लोअर क्लास है उसमें रेशो ज्यादा है? अपर दोनों में ज्यादा है, मिडिल में फिर भी लोग जो है ज्यादातर है जहाँ पे तालीम की कमी है, या फिर तालीम की ज्यादा तालीम की कमी है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, जाहिलाना माहौल है, बात करने की तमीज़ नहीं है, एक दूसरे के मकाम को नहीं समझते हैं, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है। ज़्यादातर हम अदायगी, हमारे बात करने का लहजा, लबो लहजा, हम इखलाक से वही बात आप प्यार मोहब्बत से कह के मनवा सकते हैं, वही बात आप डांट डपट के कर रहे हैं या मिसबिहेव करके कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो गुस्से और अना का सबब बन जाती है, वो फिर बर्दाश्त नहीं होती। बुनियादी चीज ये ना, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ मर्द का करैक्टर होते हैं, कभी कभी वो ऐसा नहीं है कि तमाम हालात में औरत ही बेकसूर। बिल्कुल बिल्कुल, ताली दोनों हाथों से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मर्द भी कभी कभी मजलूम होता है, मैं भी कह रही हूँ, लेकिन उसमें ये है कि मेंटेन करना, समझाना, सलाहियत किसमें ज्यादा है। अब जिसमें सलाहियत ज्यादा होती है वो ज्यादा मजलूम हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ज्यादा परेशानी है कि सामने वाले को समझ भी रहा है, वो सामने वाला समझ भी नहीं रहा, और चीजों को लेके भी चलना है, मेंटेन सॉर्ट आउट भी करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक आदमी, एक पार्टी तो समझ रही है, दूसरी नहीं समझ रही, तो जो समझ रही है उसके लिए मामला बहुत परेशान हो गया। अच्छा, ये तो चले, अब हम खुला की बात कर रहे थे, आपने बात की कि जहाँ तालीम की कमी है, फुकदान है, वहाँ अभी अगर आप माजी में 2 सालों पर नजर डालें तो ये मुझसे बेहतर आप लोग जानेंगे कि बाप अपने बेटा बाप को मार रहा है। अभी पिछले दिनों मैंने केस देखा, बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया। इस तरह के केसेस भी आ रहे हैं, इस तरह के केसेस भी आप लोग देख रहे होंगे। मीडिया क्या रीजन है? ये मुझे बताएं कि ये तो बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, ये पाकीज़ा रिश्ता है। खुदा ने कई मकामात के साथ फरमाइश की अजमत बयान की। हाँ, यहाँ मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा तरबियत की तरफ से लापरवाही है। बच्चों पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, बच्चों को फैसिलिटीज बहुत ज्यादा वालिदैन दे देते हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियों पे उनको टोकते नहीं है, मना नहीं करते, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, करने दो, बच्चा है। वो बच्चे इतने ज्यादा आगे चले जाते हैं कि वो उनका लिहाज खत्म हो जाता है। बच्चों को उनकी जरूरत से पहले हर चीज मुयसर हो जाना, उनका लाड प्यार हद से ज्यादा होना, उनको अच्छी बुरी बात पे टोकना नहीं, तो फिर उनके अंदर एहतराम, उनकी जिद बढ़ जाना। बच्चों में अगर जिद बढ़ जाए और आप नहीं पूरी कर पा रहे तो बच्चे हाइपर हो जाते हैं। अब बताइए फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? मैम नहीं, देखिए बात यह है कि चले, कत्ल तो एक बहुत ऊपर की चीज है,
हम ये भी देख रहे हैं कि माँ को मार रहे हैं, बाप को वो मार रहे हैं, फिर ये cases भी sometime- आते हैं, तो इसको किस तरह हैंडल करते हैं? Some- या कानून जो है वो इस बारे में क्या कहता है? ऐसे औलाद के बारे में क्या कहता है कानून? कानून तो देखिए कातिल के बारे में जो सजा ही देगा, सजा ही देगा। उसमें दीनी तालीम से दूरी, और मैंने कहा ना कि जिस तरीके से फैमिली होती है, जिस तरीके से तरबियत होती है, आपकी पहली दरसगाह जो है आपका घर है, किस तरीके से तरबियत है। बाज़ वक़्त ये होता है, देखिए हमारे वहाँ जो इन्वायरमेंट है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम में या सेपरेट भी अगर हो, कि अगर माँ किसी गलती पे बच्चे को डांट रही है तो बाप को गलत सपोर्ट, अगर माँ मैं समझती हूँ सही बात कह रही है तो बाप को उसके फेवर में बात, दुरुस्त। ठीक है। बाप अगर गलत बात सही बात बच्चे को कह रहा है तो माँ को उसकी फेवर करनी चाहिए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए कि भाई ठीक है, आप दोनों के बच्चे हैं ना, ऐसे तो नहीं किसी अलग आदमी के बच्चे। तो आपका बुनियादी मकसद बच्चे की तरबियत ही करना है। होता मामला ये है एक कि आमतौर पर जब माँ अगर गलत बात पे टोक रही होती है तो बाप फेवर कर रहा होता है, आमतौर पर ये होता है। और अगर बाप सही बात बोल रहा तो माँ को ही लगता है कि शायद मेरे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। दूसरी बात ये कि आप कत्ल वगैरह कह रहे थे कि हमारे वहाँ ये रिवाज हो गया कि बच्चों की हर बात मान ली जाती है, मान ली जाती है। आप उन्हें ख्वाहिशात पूरी कीजिए, उनकी जरूरत, लेकिन कभी उनको इनकार भी कीजिए, ताकि देखिए अल्लाह ताला का भी कानून है। अल्लाह ताला जब हम आप हजारों दुआएं उससे मांगते हैं, कुछ दुआएं वो भी करता है और कुछ रोक लेता है अपने कुछ पास। रोक लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि रब की जात आपसे प्यार नहीं करती, बेशक। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है इसी आपसे। तरह। इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कोई चीज आपको नहीं दी तो वो आपसे प्यार नहीं करता। बेशक। तो आप बच्चे को ये बताइए कि समटाइम आपको कुछ नहीं भी मिलना, सब कुछ मिलना ही नहीं है। तो जब बाज़ बार ऐसा होता है बच्चे को जब हर चीज़ ही मिल रही होती है और किसी एक चीज़ पे और घर का माहौल भी कुछ साइकोलॉजिकल तौर पे सही नहीं होता, तो वो कहता है ऐसा क्यों हुआ, मुझे तो मिलना ही है, मुझे तो मिलना ही चाहिए। तो आप उस बच्चे की तरबियत ऐसे करें कि आपको मिलना भी है, नहीं मिलना, हर चीज़ आपकी पूरी नहीं होगी। तो जब उसके अंदर एक बैलेंस तो करिए उसको। आप ये तो नहीं कि आप उसको हर चीज़ आप उसको, चाहे उसके लिए अच्छी है बुरी है, आप उसको पूरा करते रहेंगे। पेरेंट्स का आपस में कंसल्टेशन होना बहुत जरूरी है बच्चे की तरबियत के हवाले से। मुझे ये बताएं, जो जो दुनिया आगे जा रही है, तरक्की की राह पे गामजन हो रही है, हम मगरिब को देख रहे हैं, वो बुलंदियों को छूता जा रहा है। भले वहां जो भी है, हम इससे कंसर्न नहीं है हमारा, लेकिन हम अगर उसकी रैंकिंग देखते हैं तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। आपने भी उम्रें गुजारी हैं, जब आप छोटे थे तो आपकी भी ख्वाहिशात थी। बिल्कुल थी। वो ख्वाहिशात क्या थी और आज के दौर में बच्चों की क्या ख्वाहिशात है, कितना फर्क देख रही हैं आप इन दिनों में? काफी फर्क आ गया है। उस वक्त मीडिया इतना नहीं था, हम अपनी तालीम को ज्यादा अहमियत देते थे, तालीम में ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन आज जैसे जैसे बहुत स्पीड से, सबसे पहले तो हमारा ये मोबाइल आया है, इसने बहुत ज्यादा बच्चों में बिगाड़ पैदा किया है। और पेरेंट्स अब इतने ज्यादा बिजी हैं कि बच्चों को अपनी मसरूफियत देने के लिए मोबाइल हाथ में दे दिया। इवन कि छोटे बच्चों के हाथ में भी आपको फोन नजर आएगा, और आप देखिए कि यूट्यूब खुला हुआ है, उसमें बिल्कुल सर, हर चीज खुली हुई है। हम छोटे थे तो हमारे पास इतनी जल्दी ये टच स्क्रीन वाला मोबाइल नहीं मिला हमें। अब तो बच्चा 1 साल का होता है, बिल्कुल, उस वक्त हम अपनी पढ़ाई में, हमारा टाइम ज्यादातर जो है वो पढ़ाई में स्पेंड होता था। ये हज़रत ईसा के ज़माने की बात नहीं है, अभी करीब है। इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। या तो खिलौनों से खेलते थे, या फिर हमारा दूसरा काम होता तो हम अपनी एजुकेशन पे करते थे। कहते हैं कि आप 21 से 22 साल तक की एजुकेशन, अब आप 17, 13, 15 साल की उम्र में बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं। इससे भी पहले, उससे भी पहले उससे भी पहले। तो अब मुझे बताइए वो कब पढ़ेगा, स्टडी कब करेगा? और मोबाइल एक ऐसी दिलचस्प चीज है लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी, उसमें एक दुनिया है। तो जब आपने उसको सब दिलचस्पी के सामान दे दिए तो वो कैसे, और हमने उसे समझाया भी नहीं, हमने उसे कोई गाइडलाइन फराहम नहीं की कि बेटा यहाँ तक चलाना है। बिल्कुल, आप यहाँ नहीं उस पे, आप मजे की बात ये है कि आप उस पे चेक एंड बैलेंस भी नहीं कर सकते। बच्चों से छीन लें तो बच्चा एकदम से एनाइड हो जाएगा, एकदम से गुस्से में आ जाएगा, बोलेगी दे दो यार, हाँ दे दो उसको। और आजकल के पेरेंट्स, मैं आपको बताऊं, सॉरी टू से, कि वो बच्चों के गुस्सा करने से डरते हैं। बिल्कुल इसी तरह कि ये बच्चा जज्बात में आके कोई गलत कदम ना उठा ले। तो ये चीज हमारे यहाँ, जब हम छोटे थे तो इतना नहीं था ये, और ये बीज हमने खुद बोया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं आ गई ना कि आप बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करिए, आपकी औलाद है, आप उसी के लिए जिम्मे है ना। लेकिन वो ख्वाहिशात देखिए, अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि माँ बाप जो अपने बच्चों को देते हैं वो बेहतरीन तरबियत, बेशक बेहतरीन तरबियत है ना। जब आप अच्छी तरबियत नहीं देंगे, आपने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की या नहीं की। आप ये देखिए, वो शख्स, वो बच्चा जो बड़ा आदमी बन जाता है, जब वो पर्सनल लाइफ शुरू करता है, वो जब आपकी तरबियत की सही न होने की वजह से किसी के साथ भी अमल कर रहा होता है, उसको पता लगा आप भी नहीं। जब वो एक अच्छे इंसान के सामने नहीं आएगा
वो अच्छा एक रोल ही अदा नहीं करेगा, वो तरबियत का हिस्सा ही है ना, आपने उसको सिखाया ही नहीं। अब आप छोटी सी उम्र में बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल के खिलाफ ही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया से कट जाए, उसका यूज सिखाइए, उसका इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल सिखाइए। दुनिया कहाँ जा रही है, अब आप बच्चों को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन मसला सिर्फ ये कहने का कि उसको एक टाइम बनाएगा उसका। आप अगर बच्चों से लड़ना शुरू हो गए, और उसके लिए जरूरी है कि शुरू से बच्चों को बताइए, शुरू से थोड़ा सा उसको तरबियत का ऐसा बनाइए कि हर चीज पूरी नहीं होगी। हमारे हर चीज कंपटीशन में। आपसे यहाँ पे करूंगा कि हम क्यों फराहम करें मोबाइल। अब मैं थोड़ा सा दीनी तरफ आता हूँ। नमाज का हुक्म बच्चे को 7 साल की उम्र में दिया गया, बिल्कुल, और ये भी कहा गया कि बेहतरीन तरबियत गाह माँ की गोद है। अगर तालीम इतनी ही जरूरी होती, नमाज से बड़ी कोई चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो दीन हमें ये नहीं कह देता कि जी बच्चे को 3 साल की उम्र में नमाज सिखा दो। हमें बताया गया कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए उस पर सख्ती करो। रोजों के बारे में ये हुक्म दिया गया, दीगर चीजों को अब बालिग करार दिया गया, इवन मुख्तलिफ एजेस में 13, 14, इवन 16। मैं एक चीज देखता हूं कि जब मैं छोटा था तो मैं खुद स्कूल में लगा, मेरी 4.5 साल की उम्र थी जब मैंने स्कूलिंग आगाज की। लेकिन आज मैं ये देखता हूं कि बच्चा 2 साल का है, 2 साल का बीकन हाउस में पढ़ता है। बीकन, ठीक है, बीकन हाउस में वो पढ़ रहा है, सुबह जाता है, दोपहर में आता है। अब दोपहर में आया तो वालिद साहब घर पे नहीं है, और जब वो सुबह गया है तो वालिद साहब ने आंखें बंद करके टुन है, अब वो आया है, अब उसको मदरसे जाना है। अब वो मदरसे चला जाएगा, 4 बजे आएगा मैम वो, या 3 बजे आ जाए। अब उसके बाद 1 घंटा, 4 बजे नहीं, 5 बजे नहीं, अब वो जाएगा ट्यूशन। बिल्कुल, वालिदैन को टाइम ही नहीं दे रहे। जब आप देखिए ना, जब आप अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देंगे, आप अपने बच्चों को अहमियत ही नहीं देंगे, लेकिन माँ बाप की फर्ज बनता है, बिल्कुल फर्ज बनता है, बिल्कुल उनको टाइम दें, उनको तरबियत दें, उनको अपने दरमियान बिठाएं। सवाल किया जाएगा कि आपके बच्चों की तरबियत, आप माँ बाप की भी देखिए मजबूरी, खवातीन भी जॉब कर रही है, मर्द साहब भी जॉब कर रही है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बच्चों को टाइम देना। अगर घर से ज्यादा बाहर की तरबियत होगी, बाहर पूरी दुनिया, बिल्कुल पूरी दुनिया, वो दुनिया उसके लिए किस तरह से अच्छी और किस तरह से बुरी, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक बड़ा वजह है। कहने की बात ये है कि आपकी जो आपकी पहली तवज्जो आपके बच्चे होनी चाहिए। बच्चों को घर का माहौल ही नहीं मिल रहा, वो घर से ज्यादा बाहर टाइम गुजार रहे हैं, तो जब घर में भी आ रहे हैं तो वो या तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, या मीडिया, और आपको पता है हमारा जो मीडिया है उसकी हर चीज कंपटीशन में हमारे यहाँ हर चीज जो है, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई भी चीज हो, हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। फला का बच्चा इसी स्कूल में पढ़ा है, हमारा उससे ज्यादा अच्छी स्कूल में पढ़ा है, फला की भाई उस बच्चे के पास ये मोबाइल है, मम्मा हमें भी चाहिए, वो बच्चे को दिलवा दिया आपने, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। बच्चा कहाँ तफरी करे, मोबाइल बेटा मोबाइल ले लो। अच्छा मैम, जराइम का आगाज यहीं से होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। अब उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए चोरी चकारी करेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यही चोरी चकारी करने वाला कल को शादी करेगा तो वही आदत है उसकी, बिल्कुल वही मुंतकिल होगी, बिल्कुल वही है। अब केसेस बढ़ेंगे, अब अदालत में लोग भरेंगे, बिल्कुल मामलात बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये तरबियत है। बात की ना, मैंने भी आपसे कहा ना कि जब आप हर उसकी जायज से जायज पूरी करेंगे, इकट्ठा करेंगे, एक टाइम आएगा क्योंकि आप पूरी कर सकते हैं, फिर वो दूसरे जराये की तरफ जाए। आप शुरू से उसको बैलेंस करना सीखा कि कुछ चीजें जिंदगी में मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, ताकि वो भी अपने को बैलेंस करे कि ऑलराइट ये ऐसा होता है। अब हर चीज को आप उसे दे देंगे तो जब वो जायज तरीके से नहीं मिलेगी तो वो नाजायज तरीके इख्तियार करेगा, और इसीलिए जराये बढ़ रहे हैं। आप देखिए आए दिन बहुत अच्छे घरों के लड़के मंशियात का यूज भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे घरों के बच्चे जो है वो स्टिचिंग में भी। आप जब केसेस आते हैं हम देखते हैं बहुत अच्छे, और वो वालिदैन के लिए शर्मिंदगी इसलिए कि उनके पास टाइम नहीं है। मैम गरीब का बच्चे तो शीशा बार चला ही नहीं सकता। और फिर ये है कि हर चीज जो है आपको वक्त पे प्रोवाइड की जा रही है, मेहनत आपकी कहीं नहीं है, ना आपको एहसास है कि ये कहाँ से आ रहा है, हमें कैसे मिल रहा है। हर चीज जो फरमाइश की है वो आपके हाथ पे रखी है, उसका एहसास ही नहीं है बच्चों को। अच्छा चलें, अब मुझे एक और चीज बताएं। मैं बड़ा शौक से ड्रामा देखता था और देखता हूँ अभी भी, केडी पाठक। वो जो अदालत का सीन हमें दिखाते हैं, वो जिस अंदाज में पेशियां हो रही होती हैं, जी यूं केसेस, वो रियलिटी से क्या ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में, रियलिटी में चीजें हैं, वो बहुत मुशाबा है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ मुशाबे है, मगर इतनी ऐसे नहीं होता, इतना नहीं होता। कि हमारी कोशिश होती है कि हम केस परसू करते हैं,
जजमेंट नहीं लिखते। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि जब हमारे पास क्लाइंट आएगा उसको रिलीफ देना है, ठीक है ना। फीस की मामला करते हैं, हर जगह हम फीस भी लेते हैं और अगर लेते हैं हमारा लीगल राइट। ये हमारी कोशिश ये होती है कि हम जल्द से जल्द उसको इंसाफ दिलाते हैं। कुछ मामला टेस्ट होती है, कभी पुलिस पर होती है, स्ट्राइक्स होती है, और कभी होता है कि लिटिगेंट्स खुद भी नहीं आते, वो भी ऑफ करते हैं, कभी जैसे छुट्टी भी होते हैं। ये हमारी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द उनको, हमारे पास जो टाइम आते हैं कभी कभी कहते हैं आप हमें टाइम लिमिट बता दीजिए, तो हमसे कहते हैं हमसे ये मत नहीं हो सकता ये। हम ये नहीं बता सकते, हमारी तैयारी नहीं है। हम आपको ये बता सकते हैं जितना जल्द हो सकेगा हम आपको रिलीफ जरूर दिलाएंगे। और देखो रिलीफ हमें दिलाने में टाइम लगेगा, ये नहीं कि हम आपको झूठ के बोलेंगे। मेरे लिए नहीं बैठा हुआ जज की लाओ भाई लाओ, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं फौरी नहीं बैठा ना, चलो भाई लाओ। फौरी नहीं, हम ऐसे नहीं बैठा हुआ, लेकिन ये कि हम उसे कहते हैं कि अगर हम शुरू से उसे बोल देंगे जनाब 2 महीने कर नहीं, हम कोई ना गारंटी दे सकते हैं, हम गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए जब लोग आते हैं ना फाइल तमाम चीजें सामने आती है तो मामला तरीके से दूसरे भी हो जाते हैं ना। तो क्लाइंट को ये सब चीजें अवेयर करना वकील का काम है, वकील करते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको मिसगाइड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह। बहुत कम लोग होते हैं जो करते हैं प्रोफेशन। अच्छा मैम, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को भी लेट हो रहा है, आप बता नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, ठीक तो है। मुझे सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, जो नए आने वाले लड़के लड़कियां हैं जो लॉयर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगी? और मैम आप मुझे ये बताएं, मुझे नहीं बताएं बल्कि जो आपको लोग देखेंगे उन्हें ये बताएं, जो आने वाली जो खवातीन हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं या जिनकी हो गई हैं, और खासकर उनकी के जिनके अभी बच्चे छोटे हैं या न्यू बॉर्न है, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? कि जाहिर सी बात है आप भी नहीं चाहते कि केसेस आए, इतने केसेस आए रोजी रोटी भी चलाने, लेकिन इतने ना आए कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो जाए, क्योंकि आप भी इंसान है, आपके अंदर भी दिल है, कहीं ना कहीं तो यार क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई पैगाम मैम पहले आपसे शुरू। नए आने वालों के लिए ये है, हम ज्यादा से ज्यादा जो है आप स्टडी पे तवज्जो दें, अपीयरेंस अपनी रखें कोर्टों में, उसमें ऑफ बिल्कुल ना रखें, कंटिन्यूसली जो है वो हमारी फील्ड ऐसी है कि हमारा छुट्टी जो है बिल्कुल नहीं है, हमारी प्रोफेशन में ऑफ बिल्कुल नहीं है, हमारा कंटिन्यू है, हर हाल में हमें कोर्ट पहुंचना है। पंक्चुअलिटी हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नए आने वाले पंक्चुअल रहें, स्टडी रखें और अपीयरेंस अपनी रखें तो वेल एंड गुड, आप बहुत जल्द जो है अपनी फील्ड में कामयाब खड़े होंगे। मैम अब आप कुछ देखिए आपने कहा कि मैरिड है या मैरिड है, मैं आपको बताऊं कुछ ऐसी औरतें भी हैं हमारे पास जो छोटे बच्चे उनके वो हमारे पास जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास ऐसे बच्चों के बने हुए कि वहाँ पे हम उन्हें प्रोवाइड किए हुए बच्चे वहाँ रहते हैं, और बच्चे लाती भी है और वो कुछ जिम्मेदारियाँ बच्चों के साथ करती हुई, कुछ ऐसी तो महिला हजरात भी लेडीज जो बच्चे साथ साथ लाती भी रही और वो स्कूल गोल भी हो गए, तो लेडीज का वो टफ टाइम गुजारती है, और बच्चों को भी साथ लाती है, प्रैक्टिस भी करती है, उसके बाद घर भी संभालती है। दूसरी बात आपने ये कि क्या कि आपको स्टडी को अपनी सही रखिए, बढ़ाएं स्टडी। और मैं बताऊं कि जब वकील केसेस करता रहता है ना, स्टडी उसकी होती है, बिल्कुल जैसे आपके पास केसेस आते हैं उस हिसाब से स्टडी करते थे। और वकालत एक ऐसी फील्ड है जिसमें शायद आप भी वकालत के आपने दिन तक सीखते हैं और कुछ दिन गलती भी करते हैं, हर दूसरे दिन गलती भी होती है, फिर उसकी इसलिए भी आपकी होती चली जाती है। तो सीखने का अमल हमारे प्रोफेशन में बहुत ज्यादा है, हम हर दिन सीखते हैं। और नए आने वाले के लिए कि प्रैक्टिकल हो जाए और अपनी प्रैक्टिस पे तवज्जो दें और स्टडी ज्यादा रखें। और देखिए सोबर प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में आने के बाद एक जो पहले भी कहा कि पहले जो लाइफ होती है स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसमें आने के बाद आप सोबर हो जाते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे प्रॉपर तरीके से आना है कि जब आप किसी क्लाइंट को डील कर रहे हैं ना, जब उसको केस ले रहे हैं तो उसको पता चले कि हमारे वर्ष के एलर्जी होगा, बिल्कुल इसी तरह। तो ये हमारा जो केस है ऐसे चला है। अगर हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो आप देखें जैसे कोई डॉक्टर ऐसा हो, आप उसके पास चले जाए, आपको लगे इस डॉक्टर को तो खुद किसी डॉक्टर को तो वकील का सोबर होना, वकील सोबर है, उनके क्लाइंट को जब पहली दफा केस चलाते हैं ना, क्लाइंट को बता सकते हैं, बाद में केस चला रहे होते हैं तो वो दूसरे जो क्लाइंट होते हैं वो उससे मुतासिर होते हैं, उनको लगता है कि हमसे लेते भी कि आप ये काम कर रहे हैं। तो उसमें ये कि सोबर होना
प्रैक्टिस करना, स्टडी करना, ये सब चीजें भी करती है। और जो बच्चे छोटे लेवल के खवातीन की वो प्रैक्टिस भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी देख रही है वो और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। ठीक है मैम, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आपने अपना ना सिर्फ कीमती वक्त हमें दिया बल्कि कीमती आरा से भी नवाजा है, तो आपकी बड़ी नवाजिश, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह इनवाइट किया और मोहब्बत आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। जज़ाकिल्लाह। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को यहीं पे ख्ताम करेंगे। गुफ्तगू आपने समाअत की, आपने दोनों माहिर लॉयर्स, अपनी अपनी फील्ड में, जाहिर सी बात है हर शख्स शीता होता है, उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी। अब सीखना आपने है, इन्होंने तो बोल दिया और इनका काम ही बोलना है, मेरा काम भी बोलना है। अब सीखना आपने, और सीखना क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि अपनी तालीम, अपनी स्टडीज को बढ़ाएं। स्टडीज का मतलब ये नहीं कि कॉलेजेस में दाखिला ले लें या कहीं और चले जाएं, किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ेंगे तो दिमाग खुलेगा, जब दिमाग खुलेगा तो जो मुआशरे की गंदगी है, जो मुआशरे की खराबियां हैं, वो आपको नजर आएंगी, और जब वो नजर आएंगे तो यकीनन 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 उसका हल भी आप ही तलाश करेंगे। और जब हल तलाश करेंगे तो ना सिर्फ मुआशरे से जराइम खत्म होंगे, डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आएगी। जब इन तमाम तर चीजों में कमी आएगी तो अदालतों में केसेस खुद कम होते जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।